हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज से अपन बात कर रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, ठीक है ना। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप बच्चों सुनते हो, जानते हो आप एलोट्रॉप्स के बारे में? देखो बच्चों, एक ही एलिमेंट की बच्चों अलग अलग फॉर्म हो सकती है ना। एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। उनको अपन एलोट्रॉप बोलते हैं, है ना। एलोट्रॉप समझा? एक ही एलिमेंट के ऐसी फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों डिफरेंट हो एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, ठीक है ना। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट विच हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स। अब देखो बेटा, कार्बन है ना, दो टाइप के एलोट्रॉप्स रखता है, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। समझते हो बच्चों, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन? नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हो गया? नॉन क्रिस्टलाइन का सिंपल सा मीनिंग हो गया कि उस कंडीशन में उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे कोक चारकोल है, कार्बन ब्लैक है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हो गया? जब आपकी डेफिनेट स्ट्रक्चर हो, जैसे डायमंड की है, ग्रेफाइट की है, फुलरीन की, है ना बच्चों। डायमंड की स्ट्रक्चर होती है, ग्रेफाइट की डेफिनेट होती है बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, हमारे सिलेबस में डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन है। तो डायमंड की स्ट्रक्चर को अगर देखा हो तो आपने देखा ही होगा बेटा, इसको डायमंड की स्ट्रक्चर को आप लोगों ने, है ना। डायमंड की स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हो बच्चों, बताओ। देखो डायमंड की स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, हर कार्बन इस तरह से आपके चार कार्बन से बॉन्डेड होता है बेटा, हर कार्बन, ठीक है। फिर ये अगला कार्बन फिर आगे फोर से बॉन्डेड है, बोलो बच्चों। ये अगला कार्बन फिर आगे फोर कार्बन से बॉन्डेड है कि नहीं है, बोलो बच्चों। डायमंड में हर कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड होता है बच्चों? फोर कार्बन से। तो मुझे बताओ बेटा, इस कार्बन ने टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों, बताओ। एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? फोर बना रखे। तो अगर इस कार्बन ने फोर सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो बच्चों बताओ इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या आएगी, बोलो बच्चों। sp3 आ जाएगी। अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, जब आपकी sp3 हाइब्रिड स्टेट होती है ना, तो जो बच्चों कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा बताओ, जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो बॉन्ड एंगल क्या आता है बच्चों, बताओ। बॉन्ड एंगल क्या आता है? 109 डिग्री टू 8 मिनट आता है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, ग्रेफाइट, सॉरी ग्रेफाइट क्या, डायमंड की जो डेंसिटी है वो है 3.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना आता है? लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो बहुत ज्यादा है ना। बोलो बच्चों, ये पॉइंट सबको समझ में आ गए? डायमंड्स के ये पॉइंट सारे सबको समझ में आगे? बोलो बेटा। अब मुझे बताओ बेटा कि जो डायमंड की स्ट्रक्चर में जो एकदम लास्ट कार्बन होगा, डायमंड की स्ट्रक्चर में जो लास्ट कार्बन होगा, क्या उसकी वैलेंसी पूरी हो पाएगी? क्या उसकी वैलेंसी पूरी हो पाएगी बच्चों? नहीं हो पाएगी ना। जो लास्ट कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। एकदम लास्ट वाला कार्बन है, क्योंकि उससे आगे तो कोई कार्बन ही नहीं है ना। अरे उससे आगे तो कोई कार्बन ही नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, होता क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद फोर अदर कार्बन इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है आपको, है ना। होल स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स प्रोड्यूस ए रिजिड 3D नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स। आप एक बात बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर है? 2D है, बोलो बच्चों। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर है या 3D स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है ना बच्चों, बताओ। ये 3D स्ट्रक्चर है बेटा, जो क्या जो स्पेस में पूरी तरह से फैली हुई होती है। अब मुझे बताओ, जितनी आपकी कोई स्ट्रक्चर लंबी चौड़ी फैली होगी तो उसकी सिविटी ज्यादा होगी ना, बोलो बच्चों।
अरे किसी का साम्राज्य बहुत ज्यादा फैला हुआ हो, किसी का बिजनेस लंबा चौड़ा फैला हुआ हो, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना। बोलो बच्चों, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना। अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या? बोलो, है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, ये क्या कहता है कि इसमें है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपकी स्पेस में फैली हुई होती है। अब देखो बेटा, एक बात बताओ बच्चों, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं या नॉन डायरेक्शनल? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं या नॉन डायरेक्शनल? अरे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे बॉन्ड बनाते हैं? डायरेक्शनल बनाते हैं ना। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर कोई डायरेक्शनल बॉन्ड जो है वो हर डायरेक्शन में फैला हुआ है, हर डायरेक्शन में ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं, तो वो स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल हो जाएगी। और ऐसी स्ट्रक्चर को क्या तोड़ना आसान होता है क्या? अरे ऐसी स्ट्रक्चर को तोड़ना आसान होता है क्या बच्चों? नहीं हो ना। अभी आपने जैसे देखा होगा ना कि अभी दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है ना। दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। तो आपने देखा होगा कि उनमें पूरा लंबा चौड़ा फैला हुआ मामला, हर जगह फैला हुआ है। तो क्या उनको तोड़ पाना इजी हो रहा है क्या? अरे उनको वहां से हटा पाना इजी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो बस वही बात अपन यहाँ कहना चाह रहे हैं। अब देखो बेटा सुनो, आपको पता होगा इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण ये इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। ये इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। क्या इतने पॉइंट सबको समझ में आ गए? क्या इतने पॉइंट्स सबको समझ में आ गए भैया? किसी को कोई डाउट है? विश्वजीत सिंह तेरे को समझ में आ गए क्या? विश्वजीत सिंह, अब देखो बेटा सुनो, डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? ये इंसुलेटर होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ग्रेफाइट में। ये किसका बहुत अच्छा कंडक्टर है बच्चों? हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। क्यों? एक बात बताओ, एक कार्बन एटम के चारों तरफ अगर आप ध्यान दो तो बच्चों चार बॉन्ड है। इनमें इलेक्ट्रॉन है कि है बच्चों? इनमें इलेक्ट्रॉन, बोलो बच्चों, इनमें इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या कि आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, जब एनर्जी इनको मिलेगी तो वाइब्रेट करेंगे। बोलो बच्चों, जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये वाइब्रेट करेंगे, करेंगे बच्चों। और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो अपनी जो हीट है वो दूसरे दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देंगे ना। बोलो बच्चों, भाई इस कार्बन से मैं कह रहा हूं इसको ट्रांसफर होगी, इसने आगे वाले कार्बन को ट्रांसफर कर दिया। आप ऐसे समझो, देखो बेटा सुनो, सपोज ये मेरे पास गर्म पानी है, ठीक है ना, पानी है, ठीक है। आपने इसके अंदर बच्चों एक चम्मच रखा, रखा, मान लीजिए एक आपने एक स्पून रखा, रखा। आप इस स्पून को थोड़ी देर रखे रखो, ये गर्म होते होते इसका जो एकदम टॉप मोस्ट पार्ट है वो भी गर्म हो जाता है क्या? बोलो बच्चों, गर्म होते होते क्या इसका एकदम टॉप मोस्ट पार्ट भी गर्म हो जाता है क्या? अरे होता है ना बच्चों। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी क्या होती गई, ट्रांसफर होती गई एटम टू एटम। बोलो बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये इसलिए अच्छा है बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन एटम्स को घेरे रखे ना, एक कार्बन एटम को, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना। वो वाइब्रेट करते करते वो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? बोलो बेटा, समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो आगे। अब देखो बेटा, इसका यूज अपन करते हैं एब्रेसिव की तौर पर। एब्रेसिव समझते हो बच्चों? एब्रेसिव समझते हैं? मैंने कल भी बताया था, एब्रेसिव का मतलब होता है किसी भी रफ सरफेस को क्या करना, स्मूथ करना, या किसी भी हार्ड टूल्स को उसको उसकी शार्पनिंग करना, उसको ब्लंट हो गया उसको तीखा करना है। एक पेपर आता है बच्चों, रेगमार पेपर, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेजमाल पेपर, है ना। सेंड पेपर सुना है नाम आपने? सेंड पेपर नाम सुना है बच्चों? सेंड पेपर नाम सुना है? सेंड पेपर क्या होता है? वही एब्रेसिव है, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, डायमंड क्या होता है? पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? डायमंड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है ना।
डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है बच्चों, तो ये डायमैग्नेटिक हुआ, ठीक है। अच्छा, डायमंड का मास किस में लिया जाता है बच्चों? डायमंड का मास कैरेट में लिया जाता है, और 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम की इक्वल। तो बच्चों डायमंड में कोई पॉइंट में डाउट है? डायमंड के किसी भी पॉइंट में डाउट है क्या बच्चों? बोलो। अरे बोलो। अरे कोई डाउट है क्या डायमंड के किसी पॉइंट में? आगे चले? चलो बच्चों, अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो बच्चों ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ी क्या आप लोगों ने? ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है बच्चों, कैसी होती है? लेयर स्ट्रक्चर होती है। कैसे? देखो बेटा, जैसे ये लेयर स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आपको, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। होती है क्या बेटा? लेयर स्ट्रक्चर में ऐसी क्या होती है बच्चों? हेक्सागोनल रिंग्स होती है। होती है बच्चों इस तरह की हेक्सागोनल रिंग्स। होती है बच्चों ये इस तरह की, इस तरह से, ठीक है। अब देखो, जैसे ये हुई, इसमें देखो बेटा क्या होगा, अब इसमें थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना बेटा, क्या है इसमें मामला। देखो, हर कार्बन क्या करता है बच्चों? हर कार्बन यहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे, ठीक है ना। ये तरह की आपकी स्ट्रक्चर बनती जाएगी, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसमें हो क्या रहा है, बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप। देखो बेटा, आप मुझे बताओ, अगर एक कार्बन अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, देखो बेटा सुनो, ये कार्बन की बात करते हैं, तो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए बच्चों? बताओ। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो बच्चों बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? sp2 होगी क्या? इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होगी? होगी बच्चों? बोलो, ये समझ में आ गया क्या? ये बात आपको समझ में आ गई क्या बच्चों? आ गई? अब देखो बेटा, एक बात बताओ, अब जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, वैसे के वैसे क्या होगी बेटा? वैसे के वैसे यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से एक लेयर इधर भी है, मान लीजिए पास में, है ना, ऐसे लेयर चलती जाएगी आपकी, ठीक है बच्चों, ये इस तरह की लेयर चलती जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों दो सक्सेसिव जो लेयर है ना, दो लेयर के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, होती है कि नहीं होती है बच्चों? दो लेयर के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो लगभग लगभग होती है बच्चों 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस अच्छी बनी है बच्चों? बोलो। दो लेयर समझ गए आप? अपनी दोनों हथेली को समझो, एक हथेली को ऐसे रखो, एक ऐसे रखो, ठीक है ना, ऐसे रखो, और दोनों के बीच में कुछ स्पेस है। तो अब बताओ बच्चों, ये स्पेस होने का एक दूसरे के ऊपर आराम से स्लाइड कर सकती है क्या? अरे बच्चों कर सकती है क्या? आप दोनों अपनी हथेलियों को, पाम्स को ऐसे रखो, कर सकती है ना? कर सकती है बच्चों? तो इसका मतलब अपन इसका यूज क्या लुब्रिकेंट के तौर पर कर सकते हैं? क्या अपन इसका यूज लुब्रिकेंट के तौर पर कर सकते हैं क्या बच्चों? कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं बच्चों। इसका यूज अपन लुब्रिकेंट के तौर पर कर सकते हैं। अब देखो बेटा सुनो, पहला पॉइंट है कि इसकी लेयर स्ट्रक्चर है जो किससे बनी हुई है बच्चों? हेक्सागोनल रिंग से बनी हुई है। बनी हुई है क्या? अरे ये अपनी लेयर स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल रिंग से बनी हुई है क्या स्ट्रक्चर? बोलो बेटा, आपको दिख रही है क्या हेक्सागोनल रिंग्स? अरे बोलो तो सही, बोलो। 6 मेंबर की रिंग दिख रही है, हेक्सागोनल रिंग्स। आगे देखो, अब देखो बेटा, कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या आ गई? sp2। अच्छा बच्चों, sp2 का बॉन्ड एंगल क्या आता है? sp2 का बॉन्ड एंगल 120, तो ये 120 आ गया। अच्छा, बॉन्ड लेंथ देखो बेटा, इसकी बॉन्ड लेंथ आई 1.415 एंगस्ट्रॉम। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो बॉन्ड लेंथ आई है ना,
एक बात बताओ बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ डायमंड से ज्यादा है या कम है? बताओ, बॉन्ड लेंथ डायमंड से ज्यादा या कम है? कम है। देखो बच्चों, डायमंड क्या आई थी 1.54, इसकी आ रही है 1.415, है ना। अच्छा बच्चों, इसकी डेंसिटी, डेंसिटी डायमंड के कंपैरिजन में क्या है, मोर या लेस? बताओ, लेस है ना बच्चों इसकी, उसकी 3.52 थी, जो कम है बेटा। समझ में आ गया? अब एक बात है बेटा, जब कोई भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है बच्चों, तो क्या होता है बेटा, देखो सुनो, 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और एक बनता है पाई बॉन्ड। बनता है क्या? बनता है बच्चों, बनता है। अब देखो बेटा सुनो, ऐसी जो रिंग है ना, आपने आपकी जिंदगी में एक ऐसी रिंग की स्ट्रक्चर आती है, देखो बेटा, आती है क्या? ये स्ट्रक्चर आती है, ये बेंजीन रिंग। अरे बोलो बच्चों, बेंजीन रिंग को जानते हो? जानते हो? ये जो बेंजीन रिंग है बच्चों, क्या इस बेंजीन रिंग में ये पाई बॉन्ड आपका मूव करता रहता है क्या? ये पाई बॉन्ड इस तरह से घूमता रहता है क्या? बोलो बच्चों, ये पाई बॉन्ड इस तरह से घूमता रहता है क्या? घूमता रहता है। इस घूमने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पता है क्या? इस घूमने वाले बॉन्ड को बोलते हैं क्या? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, यानी रेजोनेंस है ये। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डीलोकलाइज्ड ऑफ पाई बॉन्ड। समझ रहे हो बच्चों? एक होता है लोकल, एक तो होता है लोकल, और एक होता है उसका अपोजिट, डी लोकल। सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड है? बताओ बच्चों, सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज्ड है, कहीं मूव नहीं करता। कौन सा बॉन्ड मूव कर रहा है? कौन सा बॉन्ड मूव कर रहा है बच्चों? पाई बॉन्ड मूव कर रहा है ना। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? पाई बॉन्ड मूव कर रहा है। अब बताओ बच्चों, जब पाई बॉन्ड मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे होंगे। पाई बॉन्ड मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बच्चों यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से यहाँ पे क्या फ्लो होगा? बोलो बच्चों, डायमंड और ग्रेफाइट में से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा ना। अरे बच्चों हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? आ गया सबको समझ में? तो देखो बेटा सुनो क्या कहते हैं, each carbon is bonded with 3 carbon atoms of same layer through sigma bond, while fourth electron form delocalized type of pi bond. Due to delocalized pi electron, it is very good conductor of electricity. बच्चों ये समझ में आया? बच्चों ये समझ में आया क्या? डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है वो मूव करता रहता है, घूमता रहता है। बॉन्ड मूव करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। होगा भाई। विश्वजीत सिंह जी, आपको समझ में आया क्या? विश्वजीत सिंह जी, चलो अब एक बात हो बच्चों, ये देखो बेटा, ये क्या होता है? वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है बच्चों, ये हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है बच्चों। क्यों? बताओ ऐसा क्यों? देखो, हीट के फ्लो के लिए क्या होना चाहिए कि लेयर आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होनी चाहिए थी, जबकि लेयर के बीच में बच्चों क्या होता है? स्पेस होता है ना। अरे लेयर के बीच में स्पेस होता है ना, दोनों लेयर आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। पता है क्या आपको? दोनों लेयर आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो क्या हीट का ट्रांसफर कर पाएगा वो? बोलो अरे समझ में आया क्या बच्चों? ये 2 लेयर है, ठीक है, इसमें हीट आई, अब वो उसको आगे तो भेज नहीं पाएगा ना, तो आगे भेज नहीं पाएगा तो ये हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। लेकिन किसका अच्छा कंडक्टर है? इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन एक लेयर के लॉन्ग बात करें तो ये बच्चों, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका रेजोनेंस उसी लेयर में होगा ना। बोलो बच्चों, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका जो रेजोनेंस होगा वो उसी लेयर के अंदर होता रहेगा ना। बोलो बच्चों, जैसे देखो कैसे, ध्यान देना। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, देखो बेटा सुनो, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां गया, ये 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 यहां से यहां गया, इस तरह से मान लो ये ऐसे रेजोनेंस हो। बच्चों बताओ, जब ये रेजोनेंस होगा, जब ये रेजोनेंस होगा
तो ये रेजोनेंस एक लेयर के अंदर ही हो रहा है ना। अरे बच्चों ये रेजोनेंस एक लेयर के अंदर ही हो रहा है ना। बच्चों समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? ये पाई इलेक्ट्रॉन कौन से मूव करवाए मैंने? उसी लेयर के मूव करवाए ना। अरे एक ही लेयर के मूव करवाए ना। बोलो बच्चों। तो बताओ उस लेयर के अलोंग तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत अच्छा होगा ना। अरे लेयर के अलोंग तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बताओ अगर परपेंडिकुलर टू द लेयर, ये लेयर है इसके परपेंडिकुलर, मतलब अब इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो बीच में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन इस लेयर में और इस लेयर में, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बीच में जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या वहां इलेक्ट्रिसिटी का कुछ फ्लो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाएगा बच्चों, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड है वो लेयर के अंदर है, इसके परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, बीच में खाली जगह पड़ी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हुआ? अलोंग द लेयर तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लेयर अच्छा नहीं हुआ। ये बात समझ में आएगी क्या बच्चों? बोलो। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट के क्रिस्टल में अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग आती है ना। बोलो बच्चों। ग्रेफाइट के क्रिस्टल में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी आ रही है। अलोंग द लेयर अगर आप चलोगे तो ये एकदम कंडक्टर की तरह है, और परपेंडिकुलर टू द लेयर चलोगे तो ये एक क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर की तरह है। ठीक है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। अरे बोलो बच्चों, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है क्या? डिफरेंस आ रहा है क्या प्रॉपर्टीज में? बोलो बच्चों। देखो बेटा ऐसे सुनो, मान लो एक बच्चे के 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों में बराबर नंबर आए, है ना, 150 150 150। तो हर सब्जेक्ट में एक ही जैसे मार्क्स आ रहे हैं तो सिमिलरिटी होगी। अगर मैं कहता हूं कि तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स अलग अलग आ रहे हैं, किसी में 150, किसी में 170, किसी में 130, तो डिफरेंस आ रहा है ना। तो जब डिफरेंस आता है तो उसको क्या बोलते हैं पता है क्या? उसको बोलते हैं बच्चों एन आइसोट्रॉपी। क्या बोलते हैं बच्चों? एन आइसोट्रॉपी। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, ट्रॉपी का मतलब प्रॉपर्टीज। जब हमने वर्ड आगे एन लगा दिया तो अब वो क्या हो गया? डिससिमिलर हो गया। समझ में आ गया क्या बच्चों? बोलो। तो समझ में आई बात? अब देखिए बेटा, अगर अपन एक लेयर के अंदर बात करें तो लेयर के अंदर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना बच्चों। लेयर्स के बीच में, एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और दो एडजेसेंट लेयर के बीच में कौन सा होगा? बताओ। दो एडजेसेंट लेयर के बीच में क्या होगा? वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होगा बच्चों। वांडरवॉल। तो वांडरवॉल फोर्स आपको पता होगा इस दुनिया का सबसे वीक फोर्स होता है। वांडरवॉल फोर्स इस दुनिया का सबसे वीक फोर्स होता है। होता है क्या बच्चों? अरे होता है। बोलो। तो मुझे बताओ कि वंडरवॉल फोर्स वीक होने के कारण क्या लेयर्स आराम से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है? क्या लेयर्स को आराम से एक दूसरे पर स्लाइड करवाया जा सकता है? तो क्या मैं इसका यूज सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पर कर सकता हूं? क्या मैं इसका यूज सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पर कर सकता हूं? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, कंडक्टर वाला और सेमीकंडक्टर वाला। अब देखो बेटा सुनो, आप मुझे बताओ बच्चों, मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या ग्रेफाइट में रेजोनेंस हो रहा है? क्या ग्रेफाइट में रेजोनेंस हो रहा है क्या? हो रहा है। क्या डायमंड में रेजोनेंस हो रहा था? क्या डायमंड में रेजोनेंस हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो बच्चों आपको पता होगा जब रेजोनेंस होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब रेजोनेंस होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है बच्चों, पता है क्या? तो बताओ डायमंड और ग्रेफाइट में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? डायमंड और ग्रेफाइट में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? बताओ। जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस किसमें हो रहा है? ग्रेफाइट में हो रहा है। हो गया बच्चों। अब बताओ, एक बात बताओ बच्चों, ग्रेफाइट आपका पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? कौन बताएगा? तो ये सीना ग्रेफाइट बेटा डायामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक नहीं होता। आपकी जो पेंसिल है बच्चों, उस पेंसिल में ग्रेफाइट होता है क्या? आप जो पेंसिल काम में लेते हो उसमें बच्चों होता है। अब क्या वो पेंसिल कभी आपने देखा है मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है क्या?
क्या आपकी पेंसिल मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है क्या? नहीं होती। तो नहीं होती तो फिर वो क्या है? वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? डायामैग्नेटिक माना। समझ में आ गया बच्चों? ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि डायमंड में क्या होता है, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना? अच्छा, ये पढ़ा है बच्चों लेड पेंसिल? लेड पेंसिल के बारे में सुना है? पेंसिल में बच्चों लेड नहीं होता, बल्कि क्या होता है? लेड पेंसिल में लेड नहीं होता, बल्कि ग्रेफाइट होता है। ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, डायमंड से अगर आप ग्रेफाइट बनाओ ना, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे? देखो बेटा सुनो, डायमंड को अगर अपन ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना चाहें, तो है ना बेटा, इतनी एनर्जी रिलीज होती है पर मोल। तो डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन कैसा हुआ? कैसा हुआ बच्चों? एक्सोथर्मिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बच्चों। अब बेटा बताओ, मुझे वहां तो बेटा, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, वो डायमंड और ग्रेफाइट में से किस में ज्यादा आई थी? बताओ बच्चों, डायमंड और ग्रेफाइट में किस में ज्यादा आई थी? अरे डायमंड में आई थी ना। तो बच्चों बताओ, जिस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है उसको तोड़ना इजी होता है, या जिस बॉन्ड की लेंथ कम होती है उसको तोड़ना इजी होता है? बताओ। ज्यादा वाले को तोड़ना इजी होता है ना, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है उसको तोड़ना इजी होता है। तो आप बताओ, किस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी? किस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी? डायमंड वाले में। तो बच्चों बताओ, बॉन्ड एनर्जी ग्रेफाइट की ज्यादा होगी? बॉन्ड एनर्जी ग्रेफाइट की ज्यादा होगी क्या? होगी बच्चों, बोलो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, है ना, फुलरिन। ये भी आपको पता होगा, कार्बन का एक एलोट्रोप है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो क्या है। एक तो बच्चों C60, है ना, C60 जो होता है वो होता है बच्चों फुटबॉल लाइक, फुटबॉल लाइक। एंड C70 वो होता है रग्बी की जो बॉल होती है उस जैसा होता है, रग्बी बॉल लाइक, है ना। आर कॉमन फुलरिन, है ना। C60 और C70 जो है ना, वो कॉमन फुलरिन है। अब देखो बेटा सुनो, आपने देखा होगा बच्चों C60 को आप लोगों ने कुछ अलग नाम भी दे रखे है। को आप लोगों ने ये भी नाम दे रखा था बच्चों, बकमिंस्टर फुलरिन, बोला था क्या? बकमिंस्टर फुलरिन। और इसको आपने पक्की बॉल भी बोला था क्या? बोला बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं C60 में, ठीक है ना, तो C60 में बच्चों क्या होती है, टोटल आपकी 32 रिंग्स होती है। कितनी रिंग्स होती है बच्चों? C60 में 32 रिंग्स होती है। 32 में देखो बेटा क्या होता है, आपकी 12 तो कैसी रिंग होती है बच्चों? पेंटागोनल रिंग। पेंटागोनल समझते हैं बच्चों? इस तरह की रिंग, ठीक है। और जो 20 होती है, ठीक है, वो होती है बच्चों हेक्सागोनल रिंग। इस तरह की होती है बच्चों, पेंटागोनल और हेक्सागोनल। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या खास बात है कि ये जो पेंटागोनल रिंग है ना, जैसे देखो ये पेंटागोनल रिंग है बेटा आपके पास, इस पेंटागोनल रिंग से हर डायरेक्शन में क्या अटैच होगी? सिर्फ और सिर्फ हेक्सागोनल रिंग्स। ये बात बड़ी काम की है, ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये बात बहुत ही काम की बताई है मैंने। इस तरह से देखो बेटा,
आपको क्या दिख रहा है बच्चों? देखो सुनो, ये 5 मेंबर की रिंग है, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि 5 मेंबर वाली रिंग से क्या मैं कह सकता हूं 5 मेंबर वाली रिंग से 6 मेंबर वाली रिंग जुड़ी हुई है, लेकिन कभी भी 5 मेंबर वाली रिंग से 5 मेंबर वाली नहीं अटैच होगी, है ना? बच्चों समझ में आ गया? देखो क्या कह रहा हूं, आपकी 5 कार्बन रिंग, ठीक है ना, वो फ्यूज हो सकती है 6 कार्बन रिंग के साथ, 5 कार्बन वाली 6 कार्बन के साथ कंबाइन हो सकती है। अब देखो, क्या 6 कार्बन वाली 6 कार्बन के साथ हो सकती है और 6 कार्बन वाली 5 कार्बन के साथ हो सकती है, लेकिन 5 कार्बन वाली कभी भी 5 कार्बन के साथ कंबाइंड नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि 5 वाली 5 के साथ कंबाइंड होगी तो स्ट्रक्चर बनना मुश्किल हो जाएगा फिर आपका, ठीक है ना? तो देखो बेटा ये ध्यान रखना कि ए पेंटागोनल is fused with only hexagonal rings, but a hexagonal ring is fused with both pentagonal and hexagonal ring। ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है बच्चों? इसमें एक खास बात क्या बेटा, सुनो, हाइब्रिडाइजेशन जो स्टेट है, हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट आती है बच्चों sp2, ठीक है ना? कार्बन की हाइब्रिड स्टेट आती है sp2। अच्छा देखो सुनो, यहाँ जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है बच्चों 1.38 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1.43 एंगस्ट्रॉम तक। बॉन्ड लेंथ कितनी आती है? 1.38 से 1.43, क्योंकि दो टाइप की रिंग है ना। अरे बोलो बच्चों, इस स्ट्रक्चर में दो टाइप की रिंग है, एक 5 मेंबर की रिंग भी है और एक 6 मेंबर की रिंग है ना? तो बॉन्ड लेंथ भी दो टाइप की आ रही है, 1.38 एंड 1.43 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, यहाँ पे अगर मैं बोलूं ना कि ये क्या है बच्चों, इट इज एरोमेटिक सिमिलर टू बेंजीन, ठीक है ना? अभी एरोमेटिक क्या होता है ये मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, विश्वजीत ध्यान से सुन लेना, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन C60 कितने होते हैं बच्चों? बताओ, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन C60 कितने होते हैं? प्रज्ञा फलोदिया बताओ, प्रज्ञा फलोदिया बताओ। नेहा तंवर 15, छवि गहलोत, छवि गहलोत, लोचन तंवर बताओ कितने होते हैं? देखो बच्चों सुनो, आप एक आता हो, जैसे अगर मैं ये बोलूं, मुझे एक बात बताओ बेटा, एक कार्बन क्या कर रहा है, एक कार्बन क्या कर रहा है, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड बना रहा है बताओ बच्चों? एक कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रहा है क्या? बोलो बच्चों, बना रहा है 3 सिग्मा और पाई बॉन्ड, हमें सिग्मा काउंट करना है। अब मुझे बताओ बच्चों, आप बताओ कि सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए आपको दो कार्बन चाहिए ना, दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना? अरे इन दो कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बना कि नहीं बना? बोलो बच्चों, बना क्या?
अरे सिग्मा बॉन्ड के लिए, बॉन्ड बनने के लिए दो चाहिए ना, बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम चाहिए। अब देखो आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि भैया 60 कार्बन है, तो 60 कार्बन, एक कार्बन बना रहा है आपके 3, तो 60 बना देगा 180 सिग्मा, ऐसा सोचा। लेकिन अब देखो बेटा, ये हमने एक कार्बन की बात की, एग्जैक्टली वो जो आपका बॉन्ड है वो कितने एटम के बीच में बना हुआ है बच्चों बताओ? 2 के बीच में। तो बच्चों बताओ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 180 डिवाइडेड बाय 2, क्या 90 हो गए? क्या 90 हो गए बच्चों? अच्छा, अब बताओ बच्चों, मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं पाई बॉन्ड पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पाई बॉन्ड पूछूं या डबल बॉन्ड पूछूं, बताओ पाई बॉन्ड कितने होंगे, बता सकते हो आप? पाई बॉन्ड 30 हो जाएंगे ना, पाई बॉन्ड 30 हो जाएंगे बच्चों, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, वो 30 हो जाएंगे बच्चों। अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, है ना बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड कितने होंगे बच्चों? सिंगल बॉन्ड तो 60 होंगे ना, अरे सिंगल बॉन्ड तो 60 होंगे ना। और बच्चों बताओ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स वो कितने होंगे? 30 होंगे। होंगे क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? आगे क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? अरे क्लियर है, क्योंकि डबल बॉन्ड में आपको पता है ना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो फुलरिन जो है ना बच्चों, फुलरिन इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन because there is no free valencies on surface of fullerene, है ना? क्या फुलरिन की सरफेस पर कोई फ्री वैलेंसी नहीं है बच्चों? ये बात समझ में आई बच्चों? ये बात समझ में आई? आप बताओ फुलरिन की स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसी है, क्या फुटबॉल की स्ट्रक्चर खुली भी होती है क्या? अरे फुटबॉल में हर एक रिंग पूरी तरह से दूसरी रिंग से जुड़ी हुई होती है ना। अगर मान लो बीच में से एक भी रिंग टूट गई तो क्या वो फुटबॉल फिर काम की रही क्या? अरे फुटबॉल काम की रही नहीं रही ना, नहीं रही ना बच्चों, बोलो। तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, वेयर इज ग्रेफाइट एंड diamond has free valencies, has free valencies on surface, ठीक है ना? ऑन सरफेस, बच्चों समझ में आ गया? डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्लोज होती है क्या? अरे डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्लोज होती है क्या? फुटबॉल जैसी थोड़ी ना होती है बच्चों, नहीं होती ना? बोलो बच्चों, हाँ ना तो बोलो, नहीं होती ना? आ गया समझ में? ठीक है बेटा, अब देखो सुनो, अब अपन क्या बोलेंगे, ये क्या होती है जो सरफेस, सरफेशियल जो फ्री वैलेंसीज है ना, सरफेशियल फ्री वैलेंसीज को अपन बोलते हैं टेंगलिंग बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? टेंगलिंग बॉन्ड्स बोलते हैं इनको। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? डेंगलिंग बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है? अच्छा फिर देखो बेटा सुनो, बात अगर अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर की करें, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो बेटा क्या होता है, ग्रेफाइट सबसे ज्यादा स्टेबल है, ग्रेफाइट के बाद बच्चों डायमंड, एंड डायमंड के बाद फुलरिन है बच्चों,
ठीक है ना? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, सुनना। देखो बच्चों, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना, ये क्या करते हैं, हैव डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम में बच्चों डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पीबी जो लेड होता है बच्चों, पीबी हैज ओनली मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना। इट मीन्स in this family pb does not show allotropism, while remaining all other elements show allotropism। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना कि आपकी जो फैमिली है ना, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में पीबी को छोड़कर बाकी सारे के सारे आपके एलोट्रोपिज्म दिखाते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे आपके एलोट्रोपिज्म दिखाते हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं, जैसे टिन की बात करूं, ठीक है ना, तो टिन बच्चों देखो दो फॉर्म में मिलता है आपको, ग्रे टिन, ग्रे टिन को बोलते हैं बच्चों अल्फा टिन, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों आपका व्हाइट टिन, ठीक है ना, ग्रे टिन और व्हाइट टिन, इसको बोलते हैं बच्चों बीटा टिन, ठीक है ना, ग्रे टिन और व्हाइट टिन। अब देखो बेटा सुनो, होता क्या है कि जो ग्रे टिन है ना बच्चों, ग्रे टिन व्हाइट टिन, एक और होता है रोम्बिक टिन, ठीक है। तो जो ग्रे टिन है, एक बात सुनना बच्चों जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ग्रे टिन और व्हाइट टिन, सुनिए, ग्रे टिन और व्हाइट टिन क्या होता है कि 18 डिग्री सेल्सियस पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। कौन से डिग्री सेल्सियस पर? 18 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इनकी बात करूं डेंसिटी की, तो इसकी डेंसिटी होती है बच्चों 5.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और इसकी होती है बच्चों 7.3। याद नहीं करना आपको, आपको याद नहीं करना है। मुझे बताओ बच्चों, किसकी डेंसिटी कम है? बच्चों बताओ, किसकी डेंसिटी कम है? ग्रे टिन और व्हाइट टिन में से ग्रे टिन की कम है। अब मुझे बताओ बच्चों, जिसकी डेंसिटी कम है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसका वॉल्यूम क्या है बच्चों? ये इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? लो होगा। बोलो बच्चों, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये समझ में आया बच्चों जो मैंने बोला? समझ में आया क्या भाई लोगों? अब देखो बेटा सुनो, ग्रे टिन है ना बच्चों, ये क्या होती है? ये स्टेबल एट लो टेम्परेचर, ठीक है, और ये होता है स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। ग्रे टिन कब स्टेबल है? ग्रे टिन कब स्टेबल है? लो टेम्परेचर पर। और ये कब है? हाई टेम्परेचर पर। अब देखो बेटा सुनो, क्या होता है कि अपन ऐसा बोल सकते हैं, लो टेम्परेचर बोल दिया मैंने, तो होगा क्या, देखो बेटा, जो ग्रे टिन है बच्चों, ठीक है, ग्रे टिन जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म रखती है, ठीक है ना बेटा, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, या जिसको आप बोल सकते हो बच्चों पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है, ग्रे टिन नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है, और जो व्हाइट टिन है
ठीक है, वो क्या बच्चों, वो है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है ना, वो क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब बच्चों बताओ, जैसे ही लो टेम्परेचर आएगा, जैसे ही लो टेम्परेचर आएगा, तो बच्चों बताओ क्या होगा, बच्चों बताओ क्या होगा, कौन सा टिन किस में कन्वर्ट होगा, बताओ कौन सा टिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, व्हाइट जो है वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अरे लो टेम्परेचर पर कौन स्टेबल है, चेक करो, ग्रे टिन है ना, है बच्चों, अरे है। तो मुझे बताओ बच्चों, जैसे ही वो व्हाइट टिन से ग्रे टिन में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही वो व्हाइट टिन से ग्रे टिन में कन्वर्ट हुआ, तो पाउडर्ड फॉर्म में आ गया, पाउडर्ड फॉर्म में आ गया क्या बच्चों, बोलो बेटा, आ गया क्या, इस जैसे पाउडर्ड फॉर्म आया बच्चों, उसका वॉल्यूम बढ़ा, बोलो बच्चों, बढ़ा। ये जो कन्वर्जन है ना, इस कन्वर्जन को बोलते हैं बच्चों टिन डिजीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टिन डिजीज। अच्छा अब देखो इसका क्या है लॉजिक सुनना। अब बता बच्चों, हमारे जो बटन होते हैं, बटन जानते हो बच्चों, अरे शर्ट में जो बटन लगे होते हैं वो टिन के बने होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर ये टिन के बटन बने हुए हैं और अगर आप लो टेम्परेचर पे चले गए, तो ये बटन क्या होंगे बच्चों, लो टेम्परेचर पर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, बताओ, ग्रे टिन में, यानी पाउडर बन जाएगा ना उनका, उनका क्या बन गया बच्चों, पाउडर। तो बच्चों आपके बटन तो खत्म हो गए, अरे बटन आपके खत्म हो गए ना, तो बटन खत्म हो गए तो क्या आप सलमान खान बन गए, बोलो बच्चों, बटन अगर आपके पाउडर्ड फॉर्म में आ गए तो क्या आप सलमान खान बन गए क्या, अरे समझ में आ गए, सलमान खान, सलमान खान को जानते हो ना, हर मूवी में कम से कम एक दो बार तो अपना शर्ट उतारते उतारता है ना, बोलो बच्चों, आगे। तो देखो बेटा सुनो, क्या, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, द कन्वर्जन ऑफ व्हाइट टिन टू ग्रे टिन, व्हाइट टिन टू ग्रे टिन at low temperature, है ना, is known as tin disease, tin disease और tin प्लेग और टिन, तो टिन पेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों समझ में आ गया, ये क्या है टिन डिजीज, बोलो बच्चों, टिन डिजीज सबको समझ में आ गया क्या, आगे बात सबको समझ में, टिन डिजीज क्या होता है। अच्छा अब देखो बेटा सुनो, एक होता है बच्चों वर्ड टिनिंग, टिनिंग समझते हो क्या बच्चों, टिनिंग समझते हो, देखो क्या होता है टिनिंग, मेकिंग ए लेयर ऑफ टिन, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों, एक एक होता है गैल्वेनाइजेशन, पढ़ा होगा ना आपने, एक बच्चों पढ़ा होगा आपने, गैल्वे, देखो बच्चों, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, लेयर ऑफ जिंक, ठीक है ना, होती है बच्चों। तो ये लेयर ऑफ जिंक जो आपको पता होगा कहां बनाते हैं अपन, आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर, उसको रस्टिंग से रोकने के लिए बनाते हैं ना बच्चों, बनाते हैं। एक होता है देखो बेटा टिन क्राई, ठीक है ना बच्चों, देखो बेटा क्या होता है, टिन क्राई जानते हो, टिन क्राई क्या होता है, देखो, when layer or sheets of tin is bended, then
A sound is produced similar to crying of a child, है ना। आप टिन की लेयर को लेकर अगर आप उसको मोड़ते हो ना बच्चों, तो आपको एक आवाज सुनाई देगी जैसे कोई बच्चा रो रहा है ना। टिन की लेयर को अगर आप मोड़ते हो, है ना, तो आपको एक आवाज निकलेगी, ऐसे निकलेगी जैसे कोई एक बच्चा रो रहा है। पड़ गया टिन क्राई। समझ आ गया बच्चों? ठीक है ना। टिन क्राई समझ में आ गई बात? टिन क्राई किसको बोल रहे हैं? रोना हो गया एक तरह से। ठीक है, फिर देखो बेटा सुनो, टिन क्राई के बाद हमारे पास प्लम्बो सॉल्वेंसी। ये प्लम्बो सॉल्वेंसी क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं। प्लम्बो सॉल्वेंसी देखो बेटा क्या होता है। सॉल्वेंसी का मतलब समझ दो बच्चों, डिजोल्व हो जाना। ठीक है ना, बोलो बच्चों सॉल्वेंसी का मतलब समझते हो? सोल्यूबल का मतलब समझते हो बच्चों? इसी में डिजोल्व हो जाना। ठीक है ना। अब होता क्या बच्चों, देखो सुनो क्या होता है। अपन किसको बोलते हैं प्लम्बो सॉल्वेंसी, थोड़ा समझना ढंग से। देखो बच्चों, dissolution of lead, that is Pb, in oxygen containing water is known as प्लम्बो सॉल्वेंसी। ठीक है, क्या होता है बच्चों, देखो ये जो पीबी है ना, अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, होती है बच्चों, वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन होगी होगी थोड़ी बहुत तो डिजोल्व, तो क्या होगा बच्चों, ये इस तरह से क्या हो जाता है, ये डिजोल्व हो जाता है। और ये जो बच्चों है ना, ये टॉक्सिक कंपाउंड है। अब इसका यूज क्या, देखो बेटा सुनो, पुराने टाइम में अगर आपको याद हो तो आपको पता है बच्चों, सप्लाई का जो वाटर है ना, वो इस तरह के मिट्टी के पाइपों में जाते थे बच्चों। ये सप्लाई वाटर के लिए पाइप है। ठीक है ना, ये सप्लाई वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पाइप है। ठीक है, बहुत मोटे मोटे पाइप होते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, इनमें है ना, इनमें पीबी होता है बच्चों। ठीक है, अब सोचो जिसमें वो पानी जा रहा है उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होगी, होगी बच्चों, उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होगी, तो वो पीबी क्या हो जाएगा, डिजोल्व होगा। और वो पानी अगर हमारे घरों में पहुंच गया तो वो तो दिक्कत करेगा ना, बोलो बच्चों, वो दिक्कत करेगा ना। तो देखो बेटा क्या करते हैं, ये जो पाइप्स है ना, ये जो पाइप्स हैं, इन पाइप्स को क्या करते हैं बच्चों, है ना, 6 to 7 मंथ तक, है ना, इनको क्या करते हैं, पुट इन हार्ड वाटर। इनको हमने किस में रख दिया, इनको हमने किस में डाल के रख दिया बच्चों, हार्ड वाटर के अंदर रख दिया। अब हार्ड वाटर के अंदर अगर आपको याद हो तो क्या थे बच्चों, तो सोल्ट्स थे ना, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स थे। ठीक है बच्चों, अरे सल्फेट्स और क्लोराइड्स थे बच्चों। अब क्या होगा कि ये सल्फेट और क्लोराइड क्या करते हैं कि इनके ऊपर, आपके वाटर के ऊपर है ना, यहाँ पर बहुत मोटी सी लेयर बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों, बहुत थिक सी लेयर बना देंगे। ठीक है ना, पास में आ गई। यहाँ पर ये इस तरह से क्या होगा बच्चों, ये इनकी लेयर बन गई। अब जब बच्चों इनकी ये लेयर बन गई, तो लेयर बनने के बाद आपका पीबी तो इसके नीचे रह गया ना। अरे बोलो बच्चों, पीबी तो इसके नीचे रह गया, रह गया। ये क्या है बच्चों, ये आपकी लेयर है, लेयर ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। तो बच्चों बताओ, अब उसका डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। अरे अब उसका डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा। बच्चों समझ में आया क्या, बोलो, बोलो बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, होता क्या है, जैसे देखो सुनो, अपन ऐसा कह सकते हैं कि प्लम्बो जो सॉल्वेंसी है, ठीक है, प्लम्बो सॉल्वेंसी आपकी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ
फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट के बाद सल्फेट, सल्फेट के बाद कार्बोनेट, ठीक है ना, फॉस्फेट, सल्फेट एंड कार्बोनेट, ठीक है। और इंक्रीजेस, ये तो हो रही है डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है ना। इनकी प्रेजेंस में क्या हो जाती है, प्लम्बो सॉल्वेंसी कम हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो एक की प्रेजेंस में बढ़ गई और इनकी प्रेजेंस में कम हो गई। समझ आ गया बच्चों प्लम्बो सॉल्वेंसी क्या है? अरे प्लम्बो सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, लेड का वाटर में डिजोल्व हो जाना, ठीक है ना, लेड का वाटर में डिजोल्व हो जाना। इसको अगर आपको रोकना है तो ऐसे पाइप को आप 6 से 7 महीनों तक क्या करो, हार्ड वाटर में रख दो। तो इनके ऊपर क्या होगी बच्चों, कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की लेयर बन जाएगी, जिससे पीबी क्या हो जाएगा, नीचे ढक जाएगा। पीबी क्या होगा बच्चों, नीचे आपका ढक गया, ठीक है। अब बच्चों देखो सुनो, आपका पेपर है वो सोल्व कर लेते हैं, चलो। पी ब्लॉक खत्म हो गया बेटा आपका, पी ब्लॉक खत्म हो गया है। अब अपन पेपर की बात कर लेते हैं, चलो बच्चों पेपर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कहता है, बैक बॉन्डिंग इन BF3 डज नॉट अफेक्ट। मुझे बताओ बच्चों, बैक बॉन्डिंग से क्या अफेक्ट नहीं होता? BF3 ऑलरेडी क्या है बच्चों, BF3 ऑलरेडी प्लेनर है, आपको पता होगा प्लेनर है बच्चों, और बैक बॉन्ड से भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो अगर ये पाई बॉन्ड बन भी गया तो ये प्लेनर ही रहा ना, प्लेनरिटी तो चेंज नहीं हुई ना। अच्छा अब बताओ, जनरली हम क्या कहते हैं कि बैक बॉन्डिंग से या तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है या उतना ही रहता है। अब मुझे बताओ बच्चों, सपोज ये एंगल अभी 120 का है, ठीक है ना, ये सारे 120 के एंगल है। अब किसी को समझ में आता है कि नहीं सर एंगल ऐसे कर दो ना आप, कि देखो ये जो था 120 के बजाय इसको आप ऐसे कर दो, 180 कर दो। तो बच्चों ये तो आप 180 कर दोगे, लेकिन बच्चों ये वाला एंगल कम हो गया ना, ये इधर वाला एंगल कितना हो गया, 90 का रह गया ना, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा ना बच्चों, अरे बढ़ जाएगा ना। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो या तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या बॉन्ड एंगल उतना ही रहेगा, कम कभी नहीं होगा, ठीक है ना। और ज्योमेट्री तो चेंज हुई नहीं, ज्योमेट्री तो वही की वही रही। समझ में आ गया क्या, बोलो। चलो बच्चों नेक्स्ट बात करो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहता है वीकर पाई बॉन्ड। तो देखो बेटा OCl में वीकर क्यों है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देना चाहेगा, लेकिन आपको पता होगा बच्चों क्लोरीन के पास खुद के लोन पेयर पहले से बड़े हैं, क्लोरीन के पास खुद के लोन पेयर पहले से बड़े हैं। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब एक्सेप्टर एटम के पास खुद के लोन पेयर पड़े होते हैं तो वो डोनर एटम के लोन पेयर लेने में आनाकानी करता है ना, बताया था बच्चों, याद आ गया। वीकर पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग समझानी है, ऐसा ये फॉर्म है तो वीक आपकी कैसे होगी, देखो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है ना, इसमें तो अच्छे से हो सकती है कंपेरेटिवली, क्योंकि सिलिकॉन अगर एक्सेप्टर एटम है तो सिलिकॉन के पास लोन पेयर तो नहीं है ना, तो 1 से तो अच्छी होगी, क्लोरीन अपना लोन पेयर तो दे ही सकता है, क्या दिक्कत है। और इधर आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है सिलिकॉन पे, तो पहले वाले ऑप्शन से तो ठीक ही होगी, OCl2 से तो टू भी क्या है, सेकंड और थर्ड पीरियडिक है, और ये भी सेकंड और थर्ड पीरियडिक, तो थर्ड में तो ठीक ही होगी ना। आगे क्या समझ में,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों कि किसमें प्लेनेटी ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो गई। देखो बेटा सुनो, ध्यान दो। AlCl3 में ये क्या था, ये sp2 था, और Al2Cl6 में क्या हो गया, sp3 हो गया था, हो गया था। जैसे ही ये sp3 हो गया था तो ये प्लेनर से नॉन प्लेनर नहीं हो गया क्या, बोलो बच्चों। AlCl3 प्लेनर से नॉन प्लेनर नहीं हो गया था क्या, बोलो। अरे हो गया बच्चों, समझ में आया क्या। विश्वजीत मैंने अभी 6 नंबर क्वेश्चन ही बताया है। विश्वजीत यार पढ़ता लिखता है नहीं, सबसे ज्यादा परेशान करता है ये। अभी इसके एमडी क्या विश्वजीत, sp2 है ना। अब ये क्या है, ये sp3 हो गया। तो पहले प्लेनर था, अब ये क्या हो गया, अब ये नॉन प्लेनर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अच्छा ICl3 याद करो, पहले भी प्लेनर था टी जैसा, और फिर आप याद करो ऐसे बना था, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, वो अभी भी प्लेनर ही है, ठीक है। NO2 पहले भी प्लेनर है, बाद में भी प्लेनर है। BH2 लीनियर था, अभी भी प्लेनर ही है। अरे समझ में आया क्या विश्वजीत, समझ में आया या नहीं आया तेरे को। समझ में आ गया क्या विश्वजीत, ओके से नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो ये वही है, ऊपर वाला क्वेश्चन ही है ये बच्चों। Al2Cl6 ये क्या कहता है, नॉन प्लेनर कह रहा है ना। अरे ये नॉन प्लेनर कह रहा है, चेक करो। तो बच्चों Al2Cl6 में कौन सी एवरेज स्टेट आई, sp3 आई ना, तो ये नॉन प्लेनर हो गया। एक एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड बना रहा है, देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए क्या, हो गया बच्चों। हो गया। चलो बच्चों ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, छवि गहलोत समझ में आया क्या तेरे को, छवि गहलोत क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अरे क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी में देखो, I2Cl6 के सारे एटम उसी प्लेन के अंदर है, ये सारे लिखा रखे हैं आपको कॉपी के अंदर। ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, चेक करो, सारे के सारे आपके 8 के 8 एटम एक ही प्लेन में है, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी ना, नोट्स के अंदर चेक करो, ठीक है। अच्छा Al2Cl6 में 6 होंगे, है ना, B2S6 में भी 6 होंगे, SF6 में कितने होंगे आपके, 2 फ्लोरीन तो ऊपर नीचे रह जाएंगे ना, 2 फ्लोरीन तो ऊपर नीचे रह ही जाएगी, रह जाएगी भैया, ठीक है। चलो लोधिया जी क्वेश्चन नंबर 9 नहीं समझ में आया क्या, लोधिया जी, लोधिया जी 9 नंबर में देखो, जब इसका डाइमर बना तो क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, जब डाइमर बना तो क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चेक करो, देखो बना लिए, बना लिए ना। एल्यूमिनियम एम्प्टी ऑर्बिटल, मैं क्या कह रहा हूं, एल्यूमिनियम में पहले कौन सा था, AlCl3 में क्या है,
हाइब्रिडेशन है sp2, इसके पास p खाली था ना, अरे इसके पास p खाली था कि नहीं था, हाँ। अब आपने जैसे इसको Al to Cl6 में कन्वर्ट किया, ये p भी यूज आ गया, अब p खाली कहाँ रहा, अब p खाली कहाँ रहा, बेटा खाली d है जरूर, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज आपका इतना बड़ा नहीं है कि इसके बाद भी वो और बॉन्ड बना सके। एल्यूमिनियम का इतना बड़ा साइज नहीं है कि वो और अब लोन पे ले सके, समझ में आई बात। जबकि इनमें तो देखो बहुत सिंपल है, इनमें तो ये sp है, ये भी sp है, और ये भी क्या है, sp2 है, और इनमें तो डेफिशिएंसी रहेगी। BCl2 का जब डाइमर बनेगा तो sp2 आया, इसका डाइमर बना तो भी sp2 आया, और इसका डाइमर बना तो sp3 आया। लेकिन BH3 में तो खाली पड़ा होता है, देखा आपने, आया क्या समझ में। लो जी समझ में आ गया। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वन वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ बोरोन इज रिमेन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड। तो बच्चों वन आपका ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहना चाहिए, इसका मतलब या तो हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp या होना चाहिए sp2। वन के लिए sp2 होना चाहिए, याद है क्या बच्चों, B3N3H6 में बोरोन का हाइब्रिड स्टेट sp2 आती है, आती है क्या, इसमें तो आई थी sp3, इसमें sp3, और इसमें भी आती है sp3। सभी गहलोत समझ में आया। sp2 में एक अनहाइब्रिडाइज रह गया ना, sp2 में एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रह गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 13, विश्वजीत वाटर के अंदर हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, वाटर के अंदर हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है विश्वजीत। ये हो थारी, पढ़ लिया तू। अरे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर भी है, पता है क्या तेरे को, तो दो सिग्मा दो लोन पेयर, इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट आती है sp3, ठीक है। अब इसने प्रोटॉन लिया, तो प्रोटॉन लेने के बाद ये वाली पिक्चर बनी, अब इसके पास एक लोन पेयर बचा, तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिड स्टेट sp3 है, और पहले भी sp3 थी, तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब लोन पेयर कम हो गए, तो लोन पेयर कम हो गए तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। लोन पेयर अगर कम हो गया तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये कहता है कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, देखो यहाँ चेंज हो रहा है, sp2 से sp3, sp से sp3, sp से sp3 हो रहा है। अरे हो रहा है क्या, यहाँ ध्यान रखना, ये गैसियस फेज है और ये सॉलिड फेज है, समझ में आ गया भाई, विश्वजीत समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर 13, ये भैया बता रखा 3 ऑक्सीजन एटम कब आपके शेड होंगे, 3 ऑक्सीजन वाला करवाया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 बोलो। अरे बोलो बच्चों, 14 हो गए क्या, 15, साहिल अनेजा, मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनाना है,
हमेशा कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनाना है। आपको मैंने क्या बोला था, चाहे कुछ भी दे, आपको हमेशा कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनाना है, नहीं बोला था क्या? क्या होगा इसमें, ये सिलिकॉन है, ये एमी है, ये एमी है, OH OH, इधर से फिर OH आया, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इधर से भी आया, यहां से भी ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ मिलता जाएगा क्या, ऐसा मिलेगा? 16 17 देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर तो यहां पड़ा, ये देखो, यहाँ पे ये 3 यूनिट थी, इसका चार्ज देखो ये बड़ा -8, और यहाँ इसने ये पूछ लिया 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26। हे भगवान, विश्वजीत पढ़ा कर रहे यार, मैंने तेरे को ये बताया था, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, देख इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है वो हमेशा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो ये सिमेट्रिकल करेगा, और इसने अभी अनसिमेट्रिकल दे रखा है, देख ये अनसिमेट्रिकल है कि नहीं है? 27 28 बोलो बच्चों, 28 29। आपको याद है बच्चों, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इस तरह के बॉन्ड बताए थे मैंने आपको, 121 और 97 बताए थे, 121 और 97 याद करो, बताया था, इसने एंगल 95 और 120 दे दिया। अरे स्ट्रक्चर में बताया था ना आपको, इस तरह के एंगल याद करो। 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। विनम्र जोशी, ये मैंने अभी लिखा है थोड़े दिन पहले ही, इनॉर्नी ग्रेफाइट बोलते हैं इसको। 44 45। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो भैया, किसी का कोई डाउट रह गया हो तो बोल जाओ, अगर किसी का कोई डाउट रहे तो बोल जाओ।
चलो भैया, कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।